Hello, my dear students. How are you? I think you all are very best. Now starts the study of 9th class physics, that is graphical representation of motion. Graphical representation of motion. Graphical representation graphical representation of motion. Now beta, why we study this? Actually, in science, the graphical representation of the happenings is much easy in study. साइंस में जो चीज़ें हम बहुत थ्योरेटिकल, बहुत फैक्ट्स में और बहुत सारी साइंस के साथ पढ़ते हैं, चिन्हों के साथ पढ़ते हैं, एक्चुअली उनको ग्राफिकल व्यू में बहुत इजीली हम समझ सकते हैं. ओके, आइए हम टॉपिक पर सीधे आते हैं. क्या चीज़ आप जानते हैं कि जैसे हमारा जो मोशन होता है, एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. बहुत सारे इवेंट्स का मतलब जस्ट लाइक वेलोसिटी का इंक्रीज कर जाना, वेलोसिटी का डिक्रीज कर जाना, या यू कैन से जस्ट लाइक स्पीड का बढ़ जाना, डिक्रीज कर जाना, या यूं कहें कि हम एक यूनिफॉर्म मोशन में हो या अनयूनिफॉर्म मोशन में हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो. ये सारी चीज़ें फैक्ट वाइज लिखना पूरे मोशन के ड्यूरेशन में ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ होता है. लेकिन ये बहुत इजी है कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और मैं मोशन में हूँ और मेरा पूरा मोशन का जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर्स का है, एंड टू मेनी टाइम्स माई स्पीड इंक्रीजेस एंड आल्सो डिक्रीजेस. So to represent this fluctuation, to represent these events, we use the graphical method. हम graphical method को use करते हैं. And बेटा, graphical method में वैसे क्या होता है, बहुत इजीली हम चीज़ों को शो कर लेंगे. जैसे मैं चल रहा हूँ, एक्चुअली मेरी स्पीड अभी कांस्टेंट बनी हुई है, फिर एकाएक मेरी स्पीड थोड़ी डाउन हो गई, फिर मैं इस चीज़ को लिखूंगा, फिर मेरी स्पीड थोड़ी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई. इसको भी नोट करना. ये सारी चीज़ें थोड़ी टफ पड़ती हैं. ग्राफ में बहुत इजीली हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. एक्चुअली बहुत इजीली कभी कभी होता है, अगर कोई गाड़ी जो है मूव कर रही है, वो मूविंग पोजीशन में है, मीन टू से दैट इज इन मोशन, सो दैट इफ वी सी, अगर हम उसको देखते हैं, क्या देखते हैं कि उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो ऑब्जर्वेशन से हम इस चीज़ को जान जाते हैं स्पीड इंक्रीज कर रही है. ओनली ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्व करके हम ये भी जान जा सकते हैं कि स्पीड डिक्रीज कर रही है. ठीक है ना. और बहुत सारी बातें हम लोग कैलकुलेशन से जान लेते हैं. अगर 2 बार स्पीड लिखी हुई है, एक जगह लिखी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर्स, और फिर कहीं लिखी हुई स्पीड उसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन में था 5 किलोमीटर पर आवर्स, सो वी कैन नो दैट सर 3 to 5, दैट मीन टू से स्पीड इंक्रीजेस. इट इज वेरी इजी नाउ. So by calculation also we know that speed change or not change, constant. So all these things can be observed by seeing. To seeing, देख करके भी जान सकते हैं इन सारी इवेंट्स को, और क्या बोलते हैं, लिख करके भी theoretically, and also by representation of the graphically उनको प्रेजेंट करके, ग्राफ बना करके हम इन चीज़ों को जान सकते हैं. तो यही पूरा मैटर आज हम लोग को बहुत क्लियरली पढ़ना है. अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं. जरा सा मैं आपसे कुछ बातें और करता हूं कि हम लोग किस तरीके का ग्राफ बनाएंगे. जनरली जिस ग्राफ को हम आपको पढ़ेंगे बेटा, या फिर हम आप जो ग्राफ पढ़ेंगे जल्दी जो स्टडी करेंगे, वो ग्राफ हमारे लाइन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे. यानी हम लाइन शोइंग ग्राफ पढ़ेंगे, जो लाइन से किसी ऑब्जेक्ट के किसको दिखाएंगे, मोशन को दिखाएंगे. और ये जो ग्राफ होते हैं एक्चुअली ये प्रेजेंट क्या करते हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी का किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर क्या डिपेंडेंस है, इसको शो करते हैं. ठीक है ना. मैं आपको बताऊं, जैसे ग्राफ भी हमारे पास कई टाइप्स के होते हैं. जो लीनियर मोशन आप पढ़ रहे हैं, इस लीनियर मोशन में एक टाइप का ग्राफ होता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब आपको बताएं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करता है. एक्चुअली वेलोसिटी को शो करता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड वेलोसिटी टाइम पर कैसे डिपेंड कर रही है ये शो करता है. और ये भी शो करता है कि जो हमारी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो टाइम पर कैसे डिपेंड करता है. तो जनरली हम लोग लाइन ग्राफ पढ़ेंगे जिसमें हम मोशन की कई सारे इवेंट्स को
बाय लाइन ड्रा करेंगे, बाय लाइन शो करेंगे, एंड इसमें वन फिजिकल क्वांटिटी इट्स डिपेंडेंस शोइंग ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी. जस्ट आई टेल यू इन द डिस्टेंस टाइम कर्व द ग्राफ shows the velocity dependence on the time or change in velocity dependence on time. So let's see distance time curve. अब हम लोग देखते हैं बेटा distance time graph. Okay, now see here. So what is distance time graph? Distance time graph. Now please try to understand this. Okay, what I am saying, distance time graph. You know बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, राइट, एंड उसकी पोजीशन टाइम के साथ क्या हो रही हो, हमको रिप्रेजेंट करनी हो. टाइम के साथ उसकी किसको रिप्रेजेंट करना है, पोजीशन को. तो बहुत आसानी से, बहुत कन्वीनियंटली हम उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. यानी अगर आपको किसी मोशन में जो ऑब्जेक्ट हो उसकी पोजीशन को टाइम के साथ शो करना है कि मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या पोजीशन किस टाइम पर है, तो इसके लिए हम जिस ग्राफ को यूज करेंगे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा. और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम एक्चुअली करेंगे क्या, हम इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 2 एक्सिस लेंगे जिसमें एक्स एक्सिस के अलावा हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस के अलावा हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा. ओके, ऑन इस एक्स वाई प्लेन या डिस्टेंस टाइम प्लेन पर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की कंडीशंस को शो करेंगे. एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टूड बेटा, एक आपको बात बताएं कि जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचते हैं तो मोशन के कंडीशंस के बेस पर कई टाइप्स की, मेनी टाइप्स के हमको डिस्टेंस टाइप क्या मिलते हैं, ग्राफ मिलते हैं. एक एक करके हम लोग सारे डिस्टेंस टाइप ग्राफ को देखेंगे, डिस्टेंस टाइम कर्व को. ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम कर्व देखेंगे, लेकिन जब मोशन यूनिफॉर्म हो. डिस्टेंस टाइम कर्व या डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे फॉर द मोशन विद द यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, नाउ लेट्स सी हियर. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, हम आपको बता चुके हैं. जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस क्या करे, कवर करे, तो हम इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हमारी जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है. सी हियर, जस्ट लाइक दिस, 1 second, 1 second, time interval is same, and if our covered distance, let's 2 meter, 2 meter, ये भी क्या है, सेम है. This is called uniform speed and uniform motion, you can say. This is uniform motion. Okay, या फिर uniform speed कह दें, नो प्रॉब्लम. सो हम लोग को इसका कर्व ट्रेस करना है. इसका क्या ट्रेस करना है, कर्व ट्रेस करना है. जब स्पीड यूनिफॉर्म है, आप देख लें 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट वी कैन से 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन टू से व्हाट इज स्पीड. स्पीड इज distance traveled and time interval. It can be represented as speed is v, distance traveled by us, and taking time is c.
and you know v is constant, v is constant, that is not change. v हमारा क्या नहीं हो रहा है बेटा, चेंज नहीं हो रहा है। अगर v नहीं चेंज हो रहा है तो आपको जरा सा एक बात हम बताते हैं, उसको जान लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां पर 1 मिनट के लिए रोक करके इस मैटर को, ओके, बहुत जरूरी है जो मैं आपको बताने चल रहा है। सी हियर, ए इज सेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ए को हम बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोनाउंसिएट करते हैं। कब ऐसा प्रोनाउंसिएट करते हैं बेटा, ए को बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल। दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल। दिस, इसका मीनिंग क्या है, बहुत ध्यान से इसको आप समझ लें, वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टूड दिस। इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली अगर b की वैल्यू इंक्रीज करे तो a की वैल्यू भी इंक्रीज करे, अगर b की वैल्यू डिक्रीज करे तो a की वैल्यू भी डिक्रीज करे। ऐसी डिपेंडेंस को हम प्रोपोर्शनली रिलेशन बोलते हैं। आर यू अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी। एंड नाउ आई वांट टू से टू यू बेटा, इफ a वैल्यू directly proportional to b, a value is 5 and b value is 8. If value of b increases from 8 to 9 and also 5 increases 5 to 6, this is called proportional relation, directly proportional. If you increase, then I am also increase. If my value decrease 8 to 6 and 5 decrease 5 to 4, this is also directly proportional. Why? If b decreases, then a also decreases. घट गया। इस रिलेशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। एक स्टेटमेंट में देखें, डियर स्टूडेंट्स, सो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी व्हेन हम जब इसको एलिमिनेट करते हैं, यहां से इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, साइंस कहती है यहां पर एक कांस्टेंट आता है, दिस इज ए कांस्टेंट which value does not change. इसकी वैल्यू जनरली साइंस में चेंज नहीं होती। सर व्हाई इट्स कम, व्हाई, ये क्यों आया, तो ट्राइंग टू अंडरस्टूड दिस, ये क्यों आया बेटा। If I say to you A is directly proportional to B, A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 9 है, B इंक्रीज करके 10 हो गया, 5 इंक्रीज करके 6 हो गया, क्या दोनों इक्वल हो गए? क्या 6 10 के इक्वल है? नहीं। 5 9 के इक्वल है? नहीं। ये जो इनके बीच गैप है 5 और 6 और 10 के बीच 4 का, इस 4 की गैप को कंप्लीट करने, इस 4 की गैप की जो 6 और 10 के बीच गैप है, इस गैप को कंप्लीट करने के लिए ही हम इक्वल लगाने के लिए उस कांस्टेंट को लिखते हैं। ये कांस्टेंट हेल्प करेगा दोनों साइड्स को एक दूसरे के क्या लिखने के लिए, इक्वल लिखने के लिए। दैट इज से कांस्टेंट दैट विल कम। यही आता है बेटा जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिलीज कर देते हैं, आई एम सॉरी, एलिमिनेट कर देते हैं और क्या लगा देते हैं, कि लगा देते हैं इक्वल साइन के साथ। ओके, अब अगर ऐसा हो सकता है, इफ दिस इज पॉसिबल, देन अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है P इक्वल टू के आर, P R पर डिपेंड करता है, और अगर K कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग इसको रिमूव करके K लगा सकते हैं, देन हम K को रिमूव करके, इसको रिमूव करके चाहें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लगा सकते हैं,
आर भी लिख सकते हैं, इसको रिलीज करके ये लिख सकते हैं और इसको रिलीज करके ये लिख सकते हैं। अब आते हैं बेटा हम लोग अपने टॉपिक पर। ओके, डियर स्टूडेंट्स, so v is constant and now in uniform motion v is constant. Now on the place of the v we can write now s upon t equals constant. So s equals k multi t, and now if we release this, remove this, eliminate this, we take sign directly proportional to t. That means to say in uniform motion, distance traveled by an object is directly proportional to time. It is the result. What? कि जो डिस्टेंस होती है वो टाइम के साथ क्या करती है? इंक्रीज करती है। अगर टाइम इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और टाइम कभी डिक्रीज तो करता नहीं है। मैं यहां पर स्टेबल हूं, मैं स्टेशनरी हूं, मेरी कोई वेलोसिटी नहीं है, मेरी वेलोसिटी जीरो है एंड टाइम इज आल्सो जीरो। व्हेन आई एम स्टार्ट मोशन, जब मैं मोशन स्टार्ट कर दूंगा देन टाइमिंग विल इंक्रीज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। आप खुद ही कहोगे सर आपको मोशन में हुए 5 सेकेंड्स हो गए, 6 सेकेंड्स हो गए। सो बेटा कुछ डिस्टेंस भी तो मैं ट्रेवल करूंगा जब मैं मोशन में रहूंगा तो, और जब मैं डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। सो एज वेल एज माई टाइम इंक्रीजेस, माई डिस्टेंस कवर्ड आल्सो इंक्रीजेस। सो मेरा डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। सो मैंने यहां पर देख लिया कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। और डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है। सो टाइम के डिपेंडेंस पर जो हमारी डिस्टेंस है वो किस तरीके से ग्राफ मेंटेन करेगी। अगर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें कि कैसी ग्राफ वो मेंटेन करेगी तो हमको वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। लेट्स सी। डियर स्टूडेंट्स, वी नो एस डिपेंड टी। वी टेक 2 lines. This is x axis, that's we represent t, time. This is y axis at which we represent distance. We say s proportional t, time बढ़ेगा s भी बढ़ेगा। मान लेते हैं, let's consider this is t1 and the distance covered is s1. Now meet this. This is a point. Once again now let's time 2 times t1, also once again t1. This is also time gap t1. Now distance uniform motion. Once again distance is s1. Okay, let's see. Meet both. Same time interval t1 and same equal distance. Once again meet this beta. Very happily you can see. So the graph is, curve is, ये जो कर्व मिला आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो आपने कर्व ट्रेस किया बेटा, दैट इज स्ट्रेट लाइन। What is straight line? When? But ऐसा तभी हो पाया जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, यानी यूनिफॉर्म हमारी क्या है? स्पीड है। हम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे थे।
हमको ग्राफ की कैसे लाइन मिली? स्ट्रेट लाइन मिली. सो वी नाउ सी हियर, straight line shows that, what shows? That motion is uniform motion. And now beta, trying to understood this line, this curve makes an angle to the plus x axis, or you can say with time axis. ये लाइन टाइम एक्सिस के साथ ये क्या क्रिएट कर रही है? एंगल क्रिएट कर रही है. और जो एंगल क्रिएट कर रही है, दिस एंगल इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द कर्व. दिस एंगल थीटा, दिस इज सेट थीटा. दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू बेटा. ये एक नया वर्ड है आपके लिए, एक वर्ड नया. ये रिप्रेजेंटेशन एक न्यू रिप्रेजेंटेशन है दैट यू शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा बेटा. इन मैथमेटिक्स यू विल सी दिस. ओके, सो डोंट मेक हाइपर्स. So this is theta and it is said what? Slope of curve. Slope means झुकाव, ढाल, कर्व. ये किस एक्सेस के साथ? एक्स एक्सेस के साथ. एंगल तो आप पहले से रिकॉग्नाइज करते हैं. सो दिस एंगल शोइंग द स्लोप. एंड आप अगर देखें बेटा तो एंगल आप चाहे जहां से बनाएं, ये एंगल सब जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा. एट एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व, at every point of the curve the angle is same. so हम एक बात और कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में, किस मोशन में? इन यूनिफॉर्म मोशन the slope at every point of the curve is same. that so that in total motion में जो स्लोप होती है कर्व की, वो क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है. ओके, नाउ we see forwarded something other. what? कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करता है, अब हम इसको देखेंगे. ओके बेटा, यू अंडरस्टूड दिस? आई नो वेरी वेल. नाउ सी हियर, once again trying to understood that what? S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. इफ s इंक्रीज करेगा तो t भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. ओके, और जब दोनों इंक्रीज करेंगे तो आइए देखते हैं कर्व कैसा होगा बेटा. वंस अगेन, दिस इज टाइम एक्सिस एट x एक्सिस एंड दिस इज डिस्टेंस कवर्ड, ट्रेवल्ड डिस्टेंस, ट्रेवल्ड distance. what? in uniform motion, in equal interval of time covered equal distance. let the timing is t. so in this duration covered distance is s. once again, same time t, same distance s. every time you will draw this point. once, same time interval t, equal interval of time, equal distance. this is uniform motion means. once again meet this, meet these line points. what you will see beta? इन यूनिफॉर्म मोशन आपने क्या देखा? यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस एंड टाइम के बीच जो कर्व ट्रेस करते हैं, दैट इज विच लाइन? स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स अगर कभी भी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके बीच कर्व हमेशा कौन सी लाइन होती है बेटा? स्ट्रेट लाइन होती है, जो आपने देख लिया. ओके, इसका मीनिंग यही निकला. क्या निकला? कि अगर टाइम इंक्रीज करेगा तो कौन भी इंक्रीज करेगा? डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी. टाइम बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? डिस्टेंस भी बढ़ेगा. ओके, आफ्टर दैट आई वांट टू से टू यू बेटा, इन दिस लाइन देयर इज एन एंगल विथ प्लस x axis. it is called, this is angle showing beta, it is called theta. That's I tell you.
theta, theta showing angle, and this is said slope of the curve. स्लोप ऑफ द कर्व, ये स्लोप है बेटा, कर्व की क्या है, ये स्लोप है। और आप देख लें एट एवरी पॉइंट द स्लोप इज सेम, थीटा इज सेम, दिस इज ओके, थीटा इज सेम। सो वी कैन से नाउ इन यूनिफॉर्म मोशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व थीटा इज सेम। यूनिफॉर्म मोशन में जो हम कर्व ट्रेस करते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती है और उसके हर पॉइंट पर स्लोप सेम होती है। एंड नाउ अब हम लोग अगली हेडिंग इसमें पढ़ेंगे क्या, कि डिस्टेंस टाइम कर्व इन यूनिफॉर्म मोशन किस चीज को डिफाइन करता है, किस चीज का डिटर्मिनेशन करता है। आइए अब उसको देखते हैं बेटा। So now see beta, this is x-axis, that's we show time, and this is y-axis, ये y-axis है at which we show travel distance, okay, and in uniform motion the curve is a straight line, yes beta, and now this is origin point O, and on this curve we take 2 points A and B। हम इस कर्व पर 2 पॉइंट A एंड क्या लेते हैं बेटा, B लेते हैं, ओके। A have coordinates एक काम करें, आप A से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, एट विच एक्सिस, दिस एक्सिस एंड आल्सो एट दिस एक्सिस। हम मानते हैं, कंसिडर कर लें बेटा कि टाइमिंग t1 में जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज s1, सो इट्स कोऑर्डिनेट इज t1 s1, एंड नाउ वंस अगेन ड्रा a line perpendicular to the x-axis, that is time axis, and we know, we consider this time is t2, okay, and once again draw the perpendicular to the y-axis and consider that this distance is s2, okay. Now draw, this is C M N, take the names, नेम दे दिया मैंने इनको बेटा। दिस इज स्लोप थीटा, ओके, दिस इज आल्सो थीटा, corresponding angle, okay, and now if you trying to understood beta total distance s2 and this distance s1, जब हम s1 को s2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आएगा s2 माइनस s1, ओके, दिस इज दिस, okay now, and this is timing t2 and this is timing t1, so this timing t2 minus t1, okay beta. And now I want to say to you that if you trying to understood beta, this is the time interval, this is time interval in which we covered distance
जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया इस टाइम इंटरवल में, दैट इज s2 माइनस s1. ओके, एंड नाउ आई वांट टू से टू यू बेटा, व्हाट इज जस्ट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट is distance traveled upon taken time or time interval. So now distance traveled s2 minus s1 and time interval is t2 minus t1. Okay beta, now I want to say to something other else. This is the speed. Beta, you have to know what slope is. Slope of line. Slope of line क्या है? क्या चीज है बेटा स्लोप? आपको जानना होगा बेटा, आपको जानना होगा एक न्यू बात, क्या कि अगर कोई ट्राइंगल है बेटा और ट्राइंगल में दिस इज ट्राइंगल, दिस इज थीटा, दिस इज हाइपोटेनस, इट इज एल्टीट्यूड इन फ्रंट टू द थीटा. आपके मैथ्स वाले सर आपको इन फ्यूचर बताएंगे इसी ईयर कि एक्यूट एंगल जिसको हमने एज्यूम किया है उसके फ्रंट की जो साइड होती है ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, वो एल्टीट्यूड होती है और रिमेनिंग जो भी साइड होगी वो बेस होगी बेटा. ओके, एंड एल्टीट्यूड अपॉन बेस, एल्टीट्यूड अपॉन बेस इज सेट tan theta. What is tan theta? Yes beta, what is tan theta? And this tan theta is called slope or gradient, okay, of this line. Okay, hypotenuse की बेटा slope है. So now from here, now slope of the line that is tan theta. So now tan theta, trying to understand slope of line, this line that is curve beta, that is curve, distance time curve, distance time graph, tan theta. So tan theta means एल्टीट्यूड अपॉन बेस. एल्टीट्यूड क्या है? थीटा के फ्रंट वाली, और यहां बेटा थीटा के जो फ्रंट में है वो ये है, ये, that is s2 minus s1 upon base is this, just like same t2 minus t1. And now trying to understand beta, if so s2 minus s1 t2 minus t1 is speed, is speed. Now we write now here slope of curve equals s2 minus equal upon s2 minus s1 upon t2 minus t1, that is speed v. So what we understood, क्या समझ पाए हम, that किसी भी यूनिफॉर्म मोशन में जो हम कर्व ट्रेस करते हैं उस कर्व की स्लोप किसे शो करती है? स्पीड को शो करती है बेटा. क्या शो करती है? स्पीड को शो करती है. सो द बिग रिजल्ट इज व्हाट? द बिग रिजल्ट इज दैट द slope of the distance time curve is showing the speed of the object. This is a big question that too many time asking in the 9th class home examination of physics paper. Okay beta, so please this is total. If you have any problem then comment section में आप comment करें. Okay, either you can call me if any confusion, either you can SMS me on the WhatsApp. Okay, now it is complete. Now अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपको एक बात मैं और बता देता हूं. अगर हम ये मान लें, इफ वी कंसीडर दिस, क्या चीज, कि ये जो हमारा डिस्टेंस था किस ड्यूरेशन में, t2 माइनस t1, दिस टाइम इंटरवल में ये जो हमारा क्या है, डिस्टेंस है,
beta, this is the time interval, and in this time interval our distance is this is the curve. It is not distance is this t2 minus t1, and this is distance s2 minus s1. अगर हम कंसीडर कर लें, इफ वी कंसीडर दैट दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, अगर हम ये कंसीडर कर लें कि t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में s2 माइनस s1 इज displacement, so we can say that slope of curve is showing velocity. ओके, अगर कर्व में हम dt कर्व में डिस्टेंस टाइम कर्व में डिस्टेंस को ये मान लें दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, so distance time curve shows the velocity. Okay, now we study in forward distance time graph for non-uniform motion. Okay beta, let's see. Dear students, अब हम लोग डिस्टेंस टाइम कर्व को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, स्टडी करेंगे, एंड ट्राइंग टू नो सर व्हाट विल बी द कर्व ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन. टिल नाउ वी saw the dt curve for the uniform motion, and now we study about non-uniform motion distance time curve. So trying to understood क्या होता है, सबसे पहले एक बार रिमेंबर करेंगे, हम लोग रिपीट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज होता है. बेटा जब हम लोग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जस्ट लाइक दिस 1 second time interval, 1 second time interval, 1 second time interval, and 2 meter, 4 meter, 8 meter, 2 to 4, 2 difference, 4 to 8, 4 difference. Next time in 1 second, 9 meter, only 1 meter difference. This is non-uniform motion. And in this motion, speed is not constant. We can say now नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी हम लोग कह सकते हैं. इसमें हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है. इसका मतलब क्या निकला, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल इज स्पीड. हियर v इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. v इज नॉट कांस्टेंट. V is not constant. If V is not constant, so we cannot say S is directly proportional to T. This is not possible. अगर टाइम बढ़ेगा तो जरूरी नहीं है कि उसी बेस में हमारा डिस्टेंस भी क्या करता जाए, उतना ही बढ़े. या S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है T के. So what will be the curve in this motion? स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो केवल तब होता है जब डिस्टेंस टाइम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो. एट दिस टाइम द कर्व इज स्ट्रेट लाइन. सो व्हाट विल बी द कर्व? आई डोंट नो. लेट्स सी व्हाट विल बी द कर्व. हमें क्या पता कर्व क्या होगा. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में देखना पड़ेगा. लेट्स सी. डियर स्टूडेंट्स,
In non-uniform speed, x-axis showing the time and y-axis showing distance traveled by object in motion, non-uniform motion or non-uniform speed. So now, s is not directly proportional to t. Equal interval of time, unequal distance. Time is same, time interval is same, time interval is same, but distance traveled is not same. Distance traveled is not same. t में s1 और टाइम इंटरवल सेम लेकिन डिस्टेंस s2. टाइम इंटरवल इज सेम लेकिन डिस्टेंस चेंज. नाउ ट्रेस द कर्व. टाइम इज दिस, distance is this, s1. So meet this. Time is same, distance is not same. I'm sorry. Meet this. Beta, time is same, distance is not same. Now, time is same, distance is not same. Meet this. Time is same, distance is not same. S4, distance is only this. So time is same, so in non-uniform speed or motion, what you saw, the graph between distance and time is not a straight line, it is a curve. हमारा जो ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में वो स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, दैट इज अ कर्व. सो इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम. वहां पर पिछली बार लास्ट टाइम जो हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड में देखा, वहां क्या था, जो हम लोग स्लोप देखते थे, स्लोप वो क्या शो करता था, वो स्पीड शो करता था, कांस्टेंट स्पीड शो करता था ऑब्जेक्ट के मोशन का, क्या स्पीड है. लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर तो कर्वी जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है. यहां पर सर कैसे हम लोग स्लोप निकालेंगे, यहां हम लोग कैसे क्या निकालेंगे बेटा, स्लोप निकालेंगे यहां पर स्लोप. आइए दिखाते हैं कैसे निकालेंगे. डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, नो, take the another curve. Okay, this is not a straight line. Time and distance. Slope, take a point. हम लोग एक पॉइंट लेंगे कर्व पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मोशन और स्पीड. हम लोग एक कर्व के एक पॉइंट पर एक क्या खींच लेंगे, एक टेंजेंट खींच लेंगे. टेंजेंट मींस अ लाइन दैट टच ओनली वन पॉइंट. एक लाइन जो कर्व को ओनली वन पॉइंट पर टच करे, दैट इज सेट टेंजेंट.
ओके, एंड ये टेंजेंट कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगी प्लस एक्स एक्सिस से या टाइम एक्सिस से, कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगी बेटा। एंड व्हेन एंगल मेक्स, जब क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी, देन व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ओके बेटा, एंड देन वंस अगेन tan थीटा, दैट्स आई टोल्ड यू, एल्टीट्यूड मेजर कर लेंगे इस एल्टीट्यूड को अपॉन बेस। यस बेटा, व्हाट इज दिस, वी कंसीडर, हम इसको कंसीडर करेंगे, ये किस पर है बेटा, वाई एक्सिस पर। दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, प्लीज ट्राइंग टू अंडरस्टूड। this altitude is parallel to y axis, so it is showing distance traveled by an object, and base is on time axis, so it is showing time interval. This is time interval. At this point जिस पर आपने टेंजेंट ड्रा किया है, this is tan theta and it is said slope, it is said slope, distance upon time taken, this slope showing the speed, so distance अपॉन टाइम। ये इस पॉइंट पर क्या है बेटा, स्पीड है, इस स्पेशल पॉइंट पर। अगर किसी अनदर पॉइंट पर करोगी तो फिर से आपको क्या ड्रा करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। वंस अगेन यू हैव टू ड्रा टेंजेंट, देन वो फिर से क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, और वो एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। फिर से आप क्या ड्रा करोगे, एक परपेंडिकुलर, फिर से आपको करना पड़ेगा सारी चीजें tan थीटा डैश के लिए। हर पॉइंट पर आपको पहले एक क्या ड्रा करना पड़ेगा, टेंजेंट। ये वाला टेंजेंट कुछ दूसरा ही एंगल होगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो आपको कर्व मिलेगा उसके एवरी पॉइंट पर जो आप क्या ट्रेस करोगे, टेंजेंट। एवरी पॉइंट पर जो आप टेंजेंट ट्रेस करोगे, सब अलग अलग एंगल बनाएंगे, ये अलग, ये अलग, ओके, ये अलग एंड ये अलग। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो कर्व मिलता है उसके एवरी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट लेंगे तो वो क्या करेगा, वो अलग अलग एंगल बनाएगा टाइम एक्सिस से। तो हर पॉइंट पर स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तभी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। सबके लिए जो स्लोप की वैल्यू आएगी, यानी जो स्पीड या वेलोसिटी आएगी, वो डिफरेंट होगा। यानी कि हर पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी होगी, हर पॉइंट पर अलग अलग क्या होगा, स्पीड होगा। तभी तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और हर पॉइंट का स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, एक डेफिनिट सेकंड पर स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक वेग या रफ्तार या चाल होगी। क्योंकि हर क्षण आपकी चाल बदल रही है। एट एवरी इंस्टेंट योर स्पीड इज चेंज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए ना? एक बार और देख लें बेटा, एक बार और ये देख लें, वही बात जो मैंने आपसे कही। यहां पर जब आप टेंजेंट लेंगे एक अलग एंगल बेटा, यहां पर अगर आप टेंजेंट लें एक अलग एंगल बना, यहां पर टेंजेंट लें एक अलग एंगल। आप देख लें सारे एंगल, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, लास्ट टाइम at every point in non-uniform motion the tangent is different.
सब डिफरेंट है बेटा। सो ये वेलोसिटी या स्पीड अलग है, ये वेलोसिटी या स्पीड इससे बिल्कुल मैच नहीं करती, ये वेलोसिटी या स्पीड भी इससे बिल्कुल क्या नहीं करती, मैच नहीं करती, तभी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कर्व के एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी और स्पीड विल बी चेंज, एंड जिस पॉइंट पर आप निकालोगे वेलोसिटी एक टेंजेंट ड्रा करके, ये टेंजेंट है बेटा, कर्व के किसी भी एक पॉइंट पे जो लाइन जाती है, आई एम सॉरी, कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर जो लाइन जाती है, एक पॉइंट ओनली, ये तो 2 पॉइंट से चली गई थी, केवल एक पॉइंट से जो लाइन जाती है उसे ही टेंजेंट कहते हैं। और ये टेंजेंट जो है, जो भी एंगल बनाएगी उस एंगल का जो टेन होगा, यानी उसी को हम क्या बोलेंगे, स्लोप। और स्लोप क्या दिखाती है, स्पीड को। तो हर बार स्लोप डिफरेंट है तो हर बार स्पीड भी डिफरेंट होगी। ओके, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और हर पॉइंट पर जो आपको मिला क्या, स्पीड, उसे इंस्टैन्टेनियस स्पीड कहते हैं। नाउ बेटा अब हम लोग मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज व्हाट, दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन, velocity time graph. Okay, let's meet in next day with next topic। वैसे कल आपको एक बार फिर से वीडियो मिलेगी। गुड बाय।